हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं JIB अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मॉड्यूल बी के यूनिट 7 को लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग देखेंगे बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर। तो दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर को आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन कि वाई अकाउंटिंग प्रोसीजर रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, इसके पहले हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। मान लिया आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ असेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना असेट के आपका बिजनेस स्टार्ट होगा नहीं दोस्तों। तो अब उस असेट के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, आपके पास कुछ कैपिटल होगी, कुछ पूंजी खुद की होगी दोस्तों, और क्या करेंगे, कुछ आप कहीं से बारोइंग करेंगे, हाँ, या तो बैंक से उधार लेंगे या किसी अपने रिलेटिव से लेंगे। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, जो आप बारोइंग करेंगे वो आपकी लाइबिलिटी हो गई दोस्तों। तो कैपिटल और लाइबिलिटी को मैनेज करेंगे असेट क्रिएट करने के लिए, और उसी असेट से आप लोगों का बिजनेस चलेगा दोस्तों। तो अब आप बताएं कि जो आपकी पूंजी है या जो आपने बारो किया दूसरे से या बैंक से, उसका कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड रखना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो थोड़े ही दिनों में वो सारी चीज़ें दिमाग से मिक्स हो जाएंगी और बिज़नेस में मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से बिज़नेस में प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग किसी न किसी तरीके से उसका लिख के रखते हैं, कहीं कहीं रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो यही जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं दोस्तों, लिख के रख रहे हैं या याद करके रख रहे हैं, यही अकाउंटिंग प्रोसीजर है दोस्तों। अब अलग अलग तरह के बिजनेस के लिए अलग अलग अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं दोस्तों, चूँकि ये पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, इसलिए इनके कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री ये एक्सेप्टेबल हों, इसीलिए इसको बनाया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं दोस्तों, इसको डिफरेंट हेड की तरह हम लोग इसको स्टडी करेंगे दोस्तों यहाँ पे। अब जैसे ये जो भी कंसेप्ट दिए गए हैं, इसको हम लोग दो मेजर हेड में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है दोस्तों रिकॉर्डिंग स्टेज पे, और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्टेज पे। रिकॉर्डिंग स्टेज ये है दोस्तों, जैसे आप अपने लिए रिकॉर्ड तैयार करते हैं, उसके बाद रिपोर्टिंग होता है दोस्तों। तो रिपोर्टिंग करने के लिए इन रिकॉर्डिंग, जो आपने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की है, उसकी ज़रूरत होती है दोस्तों, जिससे कि आप अपने हायर अथॉरिटी को या कंट्रोलिंग ऑफिस को या जो लीगल रिक्वायरमेंट है कुछ, उसको इजीली रिपोर्ट सबमिट कर सके दोस्तों। इसके लिए डिफरेंट कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करते हैं। तो अब इन कंसेप्ट को दो मेजर हेड में हम लोग स्टडी करते हैं। एक होता है रिकॉर्डिंग स्टेज और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्टेज। रिकॉर्डिंग स्टेज में दोस्तों टोटल 6 कंसेप्ट हैं। ये दोस्तों एक एक करके हम नीचे अभी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। और रिपोर्टिंग में दोस्तों 7 कंसेप्ट हैं। तो इसको हम आगे देखते हैं दोस्तों। द वेरियस टर्म यूज फॉर डिस्क्राइबिंग बेसिक आइडियाज ऑफ अकाउंटिंग आर। जो वेरियस टर्म, बहुत तरह के टर्म्स होते हैं, कौन कौन से हैं, कंसेप्ट, पोस्टुलेट, बेसिक अजम्पशंस, अंडरलाइंग प्रिंसिपल, फंडामेंटल। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग को इन सारे नामों से बुला सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग इज़ ऑफन कॉल्ड ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये हम सभी को पता है दोस्तों कि जो बिजनेस का लैंग्वेज है वो अकाउंटिंग ही है। अकाउंटिंग के द्वारा ही हम लोग बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करते हैं, जिसको आउटसाइडर देख के हमारे बिजनेस का, हमारे एंटिटी का हेल्थ, फाइनेंशियल पोजीशन, हर चीज़ पता कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए हमें अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहने से अच्छा रहता है दोस्तों। अकाउंट प्रिंसिपल हैव बीन डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन commonly associated with the theory and procedure of accounting, serving as explanation in current practices
एंड एज ए गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशन ऑफ द प्रोसीजर। तो दोस्तों अभी तक जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं या जो पास्ट में जो अकाउंटिंग प्रोसीजर अपनाए गए हैं उन सब को लेके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों कंसेप्ट। देयर आर बेसिक अजम्पशन आर कंडीशंस ऑन विच द सर्विस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड, वेयर एज अकाउंटिंग कन्वेंशन डिनोट्स कस्टम एंड ट्रेडिशन दैट हैव बीन एक्सेप्टेड एज ए गाइड। ठीक है दोस्तों, जो कस्टम एंड ट्रेडिशन है वो एक गाइड की तरह एक्सेप्ट किए गए हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों, द फॉलोइंग आर द मेन अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो पहला है दोस्तों कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट में है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस। जो भी चीज़ें ट्रांजैक्शन हो रही हैं बिजनेस में वो उसके कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड की जाती हैं दोस्तों। जैसे कोई मशीनरी आई तो मशीनरी का कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़, तो रिकॉर्डिंग में मशीनरी फॉर रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ लिखा जाएगा, न कि ओनली मशीनरी दोस्तों। क्यों? क्योंकि वह उसका कॉस्ट प्राइस है और हमेशा कॉस्ट प्राइस ही उसमें इंडिकेट किया जाता है, न कि मार्केट प्राइस। ठीक है दोस्तों, तब इसके एप्लीकेशन है फिक्स्ड असेट आर केप्ट एट द कॉस्ट ऑफ परचेज नॉट देयर मार्केट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो जो परचेज वैल्यू है हमेशा वही इंडिकेट किया जाता है, न कि मार्केट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विद द प्रेजेंट वैल्यू एंड नॉट एनी फ्यूचर वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रेजेंट वैल्यू है किसी भी ट्रांजैक्शन की उसी को रिकॉर्ड में लिया जाता है, न कि 2 साल बाद 3 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये नहीं रिकॉर्ड में लिया जाता। अनरियलाइज गेन आर इग्नोर्ड। जो प्रॉफिट जो गेन हमें नहीं मिला है उसको हम लोग अपने रिकॉर्डिंग में नहीं लाते तब तक जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाता दोस्तों। अगला है दोस्तों एन आइटम दैट हैज नो कॉस्ट इट नॉट टेकन इन बुक्स। मतलब जिस आइटम का जिस ट्रांजैक्शन का कोई कॉस्ट नहीं होगा दोस्तों उसको इस कंसेप्ट से बुक के रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ऐसा रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ किया जाता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों में कॉस्ट कंसेप्ट का यूज होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला है दोस्तों मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एवरी ट्रांजैक्शन दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं दोस्तों उसको कैसे नापा जाएगा, इन टर्म ऑफ मनी के रूप में नापा जाएगा। इसमें देखें दोस्तों मनी मेजर कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ये आपका जो असेट क्रिएशन होता है दोस्तों या फिक्स असेट है इन सब पे लागू होता है, जबकि मनी मेजर कॉन्सेप्ट जो कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है दोस्तों उसके ऊपर लागू होता है। जैसे आपका क्वार्टरली प्रोडक्शन दोस्तों, क्वार्टरली प्रोडक्शन मान लो आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका क्वार्टरली प्रोडक्शन है 1000 बैग ईयरली क्वार्टरली। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जब ट्रांजैक्शन में इसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमें 1000 बैग का रिकॉर्डिंग नहीं करना है दोस्तों, हमें ये रिकॉर्ड करना है कि 1000 बैग के लिए इसका जो मनी लगा हुआ जो कॉस्ट ये लगा हुआ है वो कितना है दोस्तों। तो कॉस्ट कंसेप्ट में और मनी मेजर कंसेप्ट में केवल इतना डिफरेंस है कि कॉस्ट कंसेप्ट हमेशा फिक्स्ड एसेट के लिए कैलकुलेट किया जाता है, वहाँ पे वो कंसेप्ट लागू होता है, और मनी मेजर कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए लागू होता है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं इसमें हेल्थ ऑफ ए प्रोपराइटर आज मैनेजर इज नॉट टेकन इनटू द बुक ऑल्दो इट में हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल बिजनेस। तो इसका देखें दोस्तों हेल्थ ऑफ प्रोपराइटर, हेल्थ से मतलब है दोस्तों फाइनेंशियल हेल्थ। जो प्रोपराइटर है उसके फाइनेंशियल जो उसका स्टेटस है उससे और बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। उसके फाइनेंशियल हेल्थ को हम बिजनेस से मिला के
नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा एक्चुअल जो रिकॉर्ड है वो एक्चुअल नहीं रह जाएगा दोस्तों, उसमें डिफरेंस आ जाता है। वी डू नॉट इंक्लूड एनी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन द वैल्यू ऑफ एनी असेट। जो हम लोग असेट क्रिएट हुआ है दोस्तों बिजनेस में, उसमें इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का कोई असर नहीं पड़ता दोस्तों। कैसे? मनी मेजर कॉन्सेप्ट में एक बार आपने रिकॉर्डिंग कर दिया तो वो आपका रिकॉर्ड हो जाता है दोस्तों। उसके आगे देखते हैं दोस्तों बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट है दोस्तों कि जो बिजनेस है हमारा ये एक अलग एंटिटी है, न कि उसका प्रोपराइटर का एंटिटी है। जो बिजनेस है दोस्तों ये जो है एक आर्टिफिशियल बॉडी है, आर्टिफिशियल बॉडी। जो प्रोपराइटर है वो एक अलग है और बिजनेस उसका अलग है। प्रोपराइटर अगर कुछ भी पैसे लेगा बिजनेस से तो वो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी दोस्तों, या बिजनेस में कुछ पैसे लगेगा तो ये बिजनेस की लायबिलिटी हो जाएगी दोस्तों। अब इसमें देखते हैं दोस्तों एनी मनी विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर इज ट्रीटेड सेपरेटली एज ड्राइंग। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ भी पैसे प्रोपराइटर बिजनेस से ले रहा है तो उसको ड्राइंग हो जाएगी और प्रोपराइटर के लिए वो लायबिलिटी हो जाएगी दोस्तों। प्रॉफिट इज ए लायबिलिटी वाइल लॉस इज एन असेट। ठीक है दोस्तों, जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो है आपके शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जब लॉस होता है वो असेट होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो लॉस कभी भी आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो बिजनेस के ऊपर उसका इफेक्ट ही केवल पड़ता है। दिस कंसेप्ट सेपरेट द एंटिटी of the proprietor from the business transaction. The capital contribution by the owner is a liability for the business because business which is an artificial person is different from the owner. ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अभी हम लोग आगे चलते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, दिस कंसेप्ट टेल अस व्हेन द रेवेन्यू ट्रीटेड एज रियलाइज्ड और अर्नड, इट इज treated as realized or earned on that day when the property in a goods pass to the buyer and become a legally liable to pay। ठीक है दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये है जब कोई भी बिजनेस हो रहा है तो उसमें जो एक्चुअल अर्निंग है वो किस डेट को हुआ है, किस डेट को रियलाइज हुआ है, या उसकी लीगल लाइबिलिटी जिस दिन बनती है तभी उसको अकाउंट में लिया जा सकता है दोस्तों। इस कंसेप्ट में क्या होता है, नो फ्यूचर इनकम इज कंसीडर्ड। जैसे हमें 2 साल बाद कुछ मिलने वाला है तो इस फाइनेंशियल ईयर में उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा दोस्तों। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल विल नॉट बी इंक्लूडेड इन सेल बट टेकन इन कॉस्ट ओनली। जैसे डिस्कशन हुआ आपस में, हायर अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया, हायर अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया दोस्तों, तो जब तक ये प्रॉपर उसका पैसा वो नहीं आ जाता तब तक उसको रियलाइज नहीं समझा जाएगा दोस्तों। हाँ, लेकिन कितने पैसे का, कितने कॉस्ट का अप्रूवल हुआ है ये अकाउंट में लिया जाएगा दोस्तों। द रूल्स ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन डिटरमाइन दैट द अर्निंग प्रोसेस शुड बी आइदर कंप्लीट और नियर कंप्लीशन। या तो आप श्योर हो जाओ ये भैया अगले कुछ दिनों में होने वाला है, या तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जब अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तभी ये रियलाइजेशन कंसेप्ट में लिया जाता है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसमें दोस्तों क्या होता है, दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ ए डबल इफेक्ट। कोई भी ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होता है। वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। अगर मान लो किसी ने कुछ सामान खरीदा तो वो क्या करेगा, कुछ पैसे देगा तो वो उसके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा दोस्तों, और जिसने उस सामान को बेचा है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। इसी को बोलते हैं डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ही साथ दोनों पार्टी का अकाउंट मेंटेन किया जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है कि एरर होने की संभावना बहुत कम होती है दोस्तों। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल
if X start a business with rupees 50,000, the business has a asset of 50,000 and its liability pay to owner. अब जो ओनर है, बिजनेस चूंकि अलग एंटिटी है और जो प्रोपराइटर है वो अलग एंटिटी है, तो प्रोपराइटर ने बिजनेस में 50,000 जब लगाया तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी बन गई किसके प्रति? उसके ओनर के प्रति उसको 50,000 देना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट, ये तो देख ही गए दोस्तों, ये दो एस्पेक्ट हैं। अब क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज क्या है? असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है दोस्तों, जो उसका कैपिटल है, जो उसकी पूंजी है, और जो उसकी देयता है, लाइबिलिटी है, ये दोनों मिला के असेट का क्रिएशन होता है दोस्तों। अब आता है दोस्तों अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट। इन अकाउंट्स यूजुअली पास्ट हैपनिंग और रिकॉर्डेड। इसमें होता है दोस्तों कि जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं उसको देख के हम नए रिकॉर्ड को रिकॉर्डिंग में लाते हैं दोस्तों। दिस इज बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ रियलाइजेशन, कि हमें आइडिया लग जाता है कि ये पार्टी इतने दिन के लिए सामान ले गई है, तो मान लो 10 दिन में दे रहा है, 15 दिन में दे रहा है, तो हम एवरेज लगा देते हैं 10 से 15 दिन के अंदर ये सामान हमारा रियलाइज हो जाएगा। उसी ढंग से हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेते हैं दोस्तों। इसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट दोस्तों। अकाउंटिंग इन्वॉल्व द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट हैव टेकन प्लेस। ठीक है दोस्तों, अ ट्रेडर परचेज अ बिजनेस प्रमाइसेस फॉर ₹5 लाख, द अमाउंट ड्यू इज पेड टू द वेंडर and the business acquired a place. Now the transaction can be recorded in the book. The business transactions are recorded as and when they take place. मतलब जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन हुआ हम रिकॉर्डिंग में ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो इतने दिनों में रियलाइज हो जाएगा, क्योंकि उसका पास्ट रिकॉर्ड हमें पता रहता है दोस्तों। इसके आगे आता है दोस्तों गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यह है दोस्तों कि ये जो बिजनेस है ये थोड़े दिन के लिए तो है नहीं, ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, इसीलिए इसको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं दोस्तों। इसमें है दिस कंसेप्ट इंडिकेट दैट द बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न एंड द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंगली, और उसी के आधार पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। इफ एन एक्सपेंस इज इनकर्ड एंड इट्स यूटिलिटी इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, then it is a treated as a expense, otherwise recorded as asset। अगर उसी साल जो कंजप्शन हुआ वो कंप्लीट हो जा रहा है तो उसको एक्सपेंस में ले लिया जाएगा, और अदरवाइज उसको असेट के रिकॉर्ड में प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा दोस्तों। इसका अजम्पशन है एप्लीकेशन, द फिक्स्ड असेट आर वैल्यूड एट द कॉस्ट प्राइस नॉट अ मार्केट प्राइस। जो फिक्स असेट हैं दोस्तों इसको हमेशा कास्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है, न कि इसके मार्केट प्राइस पे। करंट असेट आर वैल्यूड एट कॉस्ट आर मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो जो करंट असेट है दोस्तों उसको या तो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाएगा या तो मार्केट प्राइस पे, दोनों में से जो कम होगा दोस्तों। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ ऑफ असेट। तो जो डेप्रिसिएशन है दोस्तों आप उस इक्विपमेंट की कितने साल की लाइफ है उससे डिवाइड करके ईयरली डेप्रिसिएशन निकाला जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों रिजर्व्स एंड प्रोविजन आर क्रिएटेड फॉर एनी फ्यूचर लाइबिलिटीज़। तो दोस्तों जो बिजनेस से रिजर्व एंड प्रोविजन बनाया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है कि बीच में जैसे कोई ब्रेकडाउन हो गया या कोई नई मशीनरी खरीदना है या कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसको तुरंत हम लोग हैंडल करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमारे पास रिजर्व एंड प्रोविज़न क्रिएट करना होता है दोस्तों। ये सब किस लिए होता है दोस्तों? क्योंकि ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है, तो उसके लिए ये सब चीज़ करना जरूरी है दोस्तों। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिटर्न ऑफ ओवर नंबर ऑफ ईयर। अगर कोई पुराना आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको कि अब बड़ा मुश्किल है रिकवर कर पाना, तो उसको कुछ सालों के बाद राइट ऑफ कर देना चाहिए दोस्तों। इट इज़ आल्सो हेल्प इन्वेस्टर्स एज दे कैन अज्यूम द लाइफ ऑफ बिजनेस एंटिटी टू बी इनफाइनाइट।
जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो ये मान के उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो यह बिजनेस है वो उसकी लाइफ जो है इनफाइनाइट है। ठीक है दोस्तों। अब आता है मैचिंग कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन दैट वी हैव टू मैच द इनकम ऑफ द सर्टेन पीरियड विथ एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड ओनली। ये होता है दोस्तों कि जो भी हमें इनकम हुआ और जो एक्सपेंस हुआ ये दोनों बैलेंस होने चाहिए दोस्तों। इसी सेम पीरियड में मान लीजिए जो एक साल में जो इनकम हुआ है और एक ही साल में क्या एक्सपेंस हुआ है दोस्तों, इससे हमें पता चल जाता है उस पीरियड में प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है दोस्तों। इसी को हम लोग मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं दोस्तों। अब देखें इसमें है ऑल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर मेड इन द फाइनल अकाउंट। ठीक है दोस्तों। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसेप्ट अराइजेज ड्यू टू दिस। इससे क्या मैचिंग कंसेप्ट से क्या होता है दोस्तों, जो आगे कुछ दिनों के बाद एक्सपेंडिचर होने वाला है उसका भी अकाउंटिंग हो जाता है दोस्तों। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ये कंसेप्ट होता है दोस्तों कि किसी भी बिजनेस में एक अकाउंटिंग पीरियड होना जरूरी है। मान लो ईयरली बना रखे हैं या हाफ ईयरली बना रखे हैं या क्वार्टरली बना रहे हैं, तो ये होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इट इज़ अज्यूम दैट बिजनेस विल रन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, देयरफॉर अकाउंट ऑफ ईच पीरियड आर रिकॉर्डेड। ठीक है दोस्तों। जो भी हमने पीरियड बनाया उस हर पीरियड का रिकॉर्डिंग रखना चाहिए। ऑल्दो द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द स्पेसिफिक इंटरप्राइजेज आर नोन प्रीवियसली ओनली आफ्टर द बिजनेस हैज सीज टू ऑपरेट। और ये सारी चीज़ें कब बंद होनी चाहिए, जब आपका बिजनेस पैकअप होने वाला है या बंद होने वाला है तब आप लोग इसको बंद करेंगे दोस्तों। अदरवाइज ये पीरियोडिकली हर चीज़ की रिकॉर्डिंग रखना चाहिए दोस्तों। द एलोकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कॉस्ट एंड द डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस डायरेक्टली स्टेम फ्रॉम this concept while matching the earning and the cost of those earning for any accounting period. All revenue and cost relating to the year in question are taken into the account। ठीक है दोस्तों। तो जो अर्निंग है और जो लॉसेस हैं उस पार्टिकुलर पीरियड का वो सब रिकॉर्डिंग में होना चाहिए दोस्तों इस कंसेप्ट के द्वारा। आगे आता है दोस्तों मेन कन्वेंशन अकाउंटिंग। मेन कन्वेंशंस क्या हैं अकाउंटिंग के, तो ये दोस्तों पहला अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर। जो अकाउंटिंग हो रही है दोस्तों उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। एंट्रीज आर मेड इन सच ए वे दैट दे प्रोवाइड ऑनेस्टली ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। द रिकॉर्ड शुड नॉट बी कंसील एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है दोस्तों। मतलब जो भी रिकॉर्ड में है जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर डिस्क्लोज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कुछ चीज़ हाइड हो और बाहर वालों को बाद में पता चले जिससे आपके बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों कंटीजेंट लायबिलिटी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमारे आगे जो एकाएक कुछ लायबिलिटीज़ राइज होने वाली हैं तो इन सब चीज़ों को हम इसमें रिकॉर्ड में रखना चाहिए दोस्तों। अगला है दोस्तों कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड। व्हाट इज मटेरियल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द आइटम इन्वॉल्व एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल केस ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि हम लोग मटेरियल किसको कह रहे हैं। जैसे इसका एप्लीकेशन है द अकाउंटेंट डज नॉट रिकॉर्ड इनसिग्निफिकेंट आइटम सेपरेटली। मतलब जो अकाउंटेंट है कुछ ऐसे आइटम है उनका अलग से कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, जहां हो रहा है उसी में एक साथ किया जाएगा दोस्तों। इफ़ द कंबाइंड टोटल ऑफ एनी आइटम इज लेसर दैन 10-15% देन दे आर इनसिग्निफिकेंट। जो मान लीजिए कि रिकॉर्डिंग में कुछ परसेंटेज है वो डिफरेंस आ रहे हैं तो उसको
इनसिग्निफिकेंट मान के अकाउंटिंग करना पड़ेगा, ना कि उसका कहीं और अलग से रिकॉर्ड रखना होगा। ठीक है दोस्तों। अब आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। While recording transaction, all possible losses must be taken into the consideration, while all anticipated profit should be ignored। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें होता है दोस्तों जो भी लॉसेज हैं या होने वाले हैं, या आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे 1 महीने में ये हो जाएगा, 2 महीने में, उन सबको कंसीडर में लेना चाहिए दोस्तों। जबकि जो प्रॉफिट होने वाला है उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वही है दोस्तों कि जो डाउटफुल डेट है उसके लिए हम लोग पहले से प्रोविज़न कर देते हैं। क्रिएशन ऑफ कंटीजेंस रिजर्व्स, की इमरजेंसी में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, रिजर्व्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें एक अलग से फंड बनाना पड़ता है दोस्तों। वैल्यू द स्टॉक एंड हैंड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। जो स्टॉक की वैल्यू है दोस्तों उसको मार्केट वैल्यू में और उसके कॉस्ट वैल्यू में जो लोअर होता है उसको रिकॉर्डिंग में लिया जाता है दोस्तों। सो द जॉइंट लाइफ पॉलिसी एट सरेंडर वैल्यू ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर कोई जॉइंट पॉलिसी है तो उसको जो सरेंडर वैल्यू है दोस्तों उसको रिकॉर्ड में लिया जाता है, न कि उसके मेच्योरिटी वैल्यू के। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों अगला कन्वेंशन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मतलब ये है दोस्तों कि जो ये बिजनेस है ये कंटिन्यूस रन करने वाले बिजनेस है। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं दोस्तों उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज आपने कोई नया प्रोसीजर फॉलो किया था और अगले अकाउंटिंग ईयर में कुछ नया प्रोसीजर फॉलो करने। अगर नया करेंगे तो उसके लिए जो अकाउंटिंग आपने किया, वैल्यूएशन किया है, उसमें डिफरेंसेस आ जाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको ऐसा ज़रूरत है कि आप जो हैं नए अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना है तो आपको उसका रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा दोस्तों। अदरवाइज़ एक ऐसे अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करें जिसमें एक कंसिस्टेंसी हो। ठीक है दोस्तों। उसके आगे होता है दोस्तों गोइंग कंसर्न एंटिटी। तो इस पे हम लोग पहले भी डिस्कस किए दोस्तों। एक गोइंग कंसर्न एंटिटी मतलब है कि जो बिजनेस है ये कंटिन्यूअस चलने वाला बिजनेस है। अकाउंटिंग assume that the business will continue to operate for a long time in the future unless there is a good evidence to the contrary. The enterprises is viewed as a going concern। तो ऐसे इंटरप्राइजेज जिनका कि बहुत दिनों तक चलना है उसको गोइंग कंसर्न कहते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम। तो इसको हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि जो अकाउंटिंग में दोस्तों देयर आर 2 सिस्टम ऑफ कीपिंग द रिकॉर्ड। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है दोस्तों। अगर आप एक आध एंट्री भूल गए एकाध तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी एंट्री आप मिस किए हैं और अकाउंटिंग आगे चलता रहेगा। ये बाद में पता चलेगा जब आप बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे तो मिसमैच हो जाएगा दोस्तों। जबकि डबल एंट्री सिस्टम सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यूज किया जाता है। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं दोस्तों जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे देखते हैं इसमें कि सिंगल एंट्री सिस्टम अपीयर्स टू बी टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल बट इट इज़ अनसाइंटिफिक एज अंडर दिस सिस्टम सम ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। वही जो हमने डिस्कस किया दोस्तों वही है। Whereas other transaction are recorded only partially. Under the double entry system क्या होता है, बुक कीपिंग बोथ एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। मतलब एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डेड करना है और दो तरह से, एक तरफ डेबिट और दूसरी तरफ क्रेडिट। इससे क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने डेबिट एंट्री नहीं किया और क्रेडिट कर दिया तो भी आपका मिसमैच होगा और आप उसको फिर से रिव्यू करोगे कि कहाँ गलती हुई है और आपको उसको फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। इसलिए इसमें गलतियां होने के चांस कम होते हैं। आगे दोस्तों ऑन द अदर हैंड द डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड इज देयरफॉर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउसेस।
तो ये बताएं दोस्तों कि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल के आधार पे बनाए गए हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं लगता दोस्तों। द सिस्टम रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट and record both the aspect of each and every transaction. Under this system, in every transaction an account is debited, some other account is credited। ठीक है दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट कोई क्रेडिट होगा दोस्तों। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक ही आदमी का अकाउंट, जो प्रोपराइटर है या बिजनेस एंटिटी है, उसी का मेंटेन किया जाता है, दूसरे पार्टी का मेंटेन नहीं किया जाता दोस्तों। तो इसी में दोस्तों ये है, इसका छोटा सा ये दिए हैं, ध्यान दीजिए। एक तरफ देखें, सेंटर से बांट दीजिए, एक तरफ डेबिट एंट्री रहती है और एक तरफ क्रेडिट एंट्री होती है। मान लिया आपने किसी को 10,000 रुपये दिया, तो यहाँ 10,000 रुपये डेबिट हुआ उसके अकाउंट से जिसने दिया, और यहाँ पे जिसको दिया उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो ये डेबिट हो गया, उसके खाते से निकला, इसका ये मेंटेन रहेगा और ये मैच करता रहता है दोस्तों। अगर मिस मैच करेगा तो आपको गलतियाँ फिर भी पकड़ में आ जाती है दोस्तों। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, द फॉलोइंग आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्या है, एवरी ट्रांजेक्शन टू पार्टीज मस्ट बी इंटरेस्टेड। किसी भी ट्रांजेक्शन में हमेशा दो पार्टी रहता है दोस्तों। Every business transaction has two aspects, one of the receiving the benefit and other of giving in simple words. Double entry system means every debit has corresponding credit। ठीक है दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, एवरी डेबिट है करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, मतलब जितना डेबिट हुआ है दूसरी जगह वो उतना क्रेडिट होना ही है दोस्तों। बोथ द एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, और ये दोनों भी एस्पेक्ट कहाँ, बुक ऑफ अकाउंट में हमेशा रिकॉर्ड किए जाते हैं दोस्तों। The two-fold effect of business transaction is recorded by the debiting one account and crediting the other account at the same time। ठीक है दोस्तों, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब क्या है, मेरिट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इट कीप्स द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बोथ द पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट आर केप्ट। द इंटायर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ असेट एंड प्रॉफिट अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर कैन बी इजिली ऑब्टेन। ठीक है दोस्तों, दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं जिससे कि इजीली हर चीज़ रिकॉर्डेड हो रहता है। इट प्रोवाइड्स अ चेक ऑन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बोथ द अकाउंट सिंस एवरी डेबिट हैज द करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। इससे क्या होता है दोस्तों, जो गणितीय गणना है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी वो बनी रहती है दोस्तों, इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। द डिटेल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड सो द प्रॉफिट। अब इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मान लो किसी पीरियड का हर चीज़ रिकॉर्ड यहाँ भी हो रहा है, 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 तो क्या होता है, बहुत इजीली से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जा सकता है और किसी भी समय जब भी बोला जाएगा तभी ये मेंटेन किया जा सकता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, द सिस्टम मेक पॉसिबल एंड पॉसिबल कंपेरिजन ऑफ द परचेज एज वेल द सेल एक्सपेंडिचर इनकम, मतलब किसी भी स्तर पे आप इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। द बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी स्पेसिफिक, मतलब वही है दोस्तों, जब आपके पास सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में रहेंगी तो आप इजीली किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे आप बैलेंस शीट भी बना सकते हैं दोस्तों। अगला है, द सिस्टम बीइंग ए साइंटिफिक वन प्रिवेंट कमीशन ऑफ फ्रॉड एंड, मतलब अगर ये साइंटिफिक है दोस्तों तो क्या होता है, तो जो बहुत सारे तरह के फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं वो लेस हो जाते हैं दोस्तों। द एक्यूरेट डिटेल विथ रिगार्ड टू एनी अकाउंट कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड, ये हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं दोस्तों। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में वही है दोस्तों कि जो भी लॉसेस हैं दोस्तों उन सबको रिकॉर्ड में ले लेना चाहिए, और जो प्रॉफिट होने वाले हैं उसको अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो ये हो जाए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, मतलब कि हर चीज़ की रिकॉर्डिंग एक्यूरेसी के साथ करना है दोस्तों, ऐसा ना हो कि कोई एक्सपेंस या प्रॉफिट का ये मिस हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हर एक एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग प्रॉपरली करनी चाहिए दोस्तों। अगला है दोस्तों, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन एंड रियलाइजेशन।
इसमें है दोस्तों कि जो भी बिजनेस है उसमें एक तो होता है रेवेन्यू कब रिकग्नाइज हुई और एक होता है उसका रियलाइजेशन कब हुआ। जैसे मान लो आपने किसी को कुछ दिया है दोस्तों, कुछ बेच दिया मान लो, और बेच दिया आपका मतलब हुआ कि उससे कुछ ना कुछ मिलने वाला है, रेवेन्यू रिकग्नाइज हो गया। लेकिन एक्चुअल रियलाइजेशन कब हो रहा है दोस्तों? मान लीजिए उसने कैश में लिया हो तो तुरंत दे दिया, तुरंत रियलाइज हो गया, या वो बाद में देने की बात कह के गया। तो जिस दिन आपका वो पैसा मिल जाएगा, रियलाइज हो जाएगा, वो ही आपको रिकॉर्ड में रखना चाहिए दोस्तों। अगला है दोस्तों एक्रूवल एंड कैश बेसिस। ये है दोस्तों कि कुछ चीज़ें तो आपको कैश पे चल रही हैं, अब कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों कि मान लीजिए आपने 15,000 का कोई सामान बेचा तो उसमें 5,000 आपको अभी मिल गया, और 10,000 का कब होगा दोस्तों? 10,000 का थोड़े दिन बाद होगा। लेकिन अभी 5,000 और 10,000 दोनों को मिला के एक्रूवल बेसिस पे आपको रिकॉर्डिंग करनी होती है दोस्तों। तो यही दोस्तों हमारा जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर था। हमें लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि अकाउंटिंग प्रोसीजर की ज़रूरत क्यों है और अलग अलग ढंग के अकाउंटिंग प्रोसीजर किस तरह से यूज किए जाते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।